वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव्स, यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव और द्रव्य तरंगे। और इसके अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेविसन एंड जर्मर प्रयोग, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट एंड इट्स कंक्लूजन्स, यानी कि डेविसन जर्मर का प्रयोग तथा इससे प्राप्त निष्कर्ष। तो हम इसके लिए डेविसन जर्मर प्रयोग को देखते हैं। डेविसन जर्मर जो प्रयोग है, डेविसन एंड जर्मर दो साइंटिस्ट के नाम है ये। अब डेविसन और जर्मर प्रयोग का जो उद्देश्य है वो क्या है, ये किस के लिए किया गया था? सर्वप्रथम तो ये इलेक्ट्रॉन की जो तरंग प्रकृति का निर्धारण करने के लिए डेविसन और जर्मर का प्रयोग किया गया था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी तरंग प्रकृति का अध्ययन करना हो, उसकी तरंग दैर्ध्य, उसकी तरंग प्रकृति ज्ञात करनी हो, उसकी तरंग दैर्ध्य की वैल्यू ज्ञात करनी हो, उसके लिए डेविसन जर्मर प्रयोग किया गया था। हम पहले जो लास्ट क्लास के अंदर हम पढ़ के आ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य ज्ञात की हमने, प्रोटॉन की हमने, न्यूट्रॉन की यानी कि उदासीन कण की या कोई भी परमाणुीय कण की, और उसके बाद हमने अल्फा कण की भी, ड्यूट्रॉन की भी ज्ञात की थी। तो अब हम लोग डेविसन और जर्मर प्रयोग की सहायता से इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करके देखते हैं। और वैसे हमने डी ब्रोगली से भी इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य ज्ञात की थी, जिसकी जो वैल्यू है वो 12.27 अपॉन अंडरवुड वी ऑर्मस्ट्रॉन्ग थी। हम इससे चेक करके देखते हैं कि उसकी जो कुछ वैल्यू है इसके बराबर, इसके समथिंग आ रही है या नहीं आ रही, वो हम चेक करके देखेंगे डेविसन और जर्मर प्रयोग के अंदर। तो देखते हैं सबसे पहले डेविसन और जर्मर प्रयोग के अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही है, क्या क्या उपकरण यूज़ हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो है इलेक्ट्रॉन गन की। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गन, तो ये जो हमें दिखाई दे रहा है ये एक इलेक्ट्रॉन गन होती है कि एक धातु ली गई है और धातु को, इसको एक बंद धातु को हमने एक बैटरी की सहायता से जोड़ दिया है, बैटरी की सहायता से कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, बैटरी को ऑन करने पर यहाँ से, तो इसके अंदर जो है इसको एक ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा मिलने से यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं वो सीधे सीधे जा रहे हैं, ये आपतित पुंज, जिसको हमने बोल रखा है कि ये इलेक्ट्रॉनों का एक पुंज है। ये इलेक्ट्रॉन निकले कहाँ से हैं? इस इलेक्ट्रॉन गन से। कब निकले? जब हमने इसको एक बैटरी से जोड़ दिया धातु को, और इस धातु से जो है यानी कि विद्युत क्षेत्र दे रहे हैं, इसको एक फील्ड एमिशन, क्षेत्र उत्सर्जन हुआ, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहे हैं एक पुंज के रूप में। और ये जो इलेक्ट्रॉन आगे हमने एक क्रिस्टल लगा रखा है निकल का, एक निकल धातु का एक क्रिस्टल लगाया हुआ है। तो जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं कहां से चल के? इस इलेक्ट्रॉन गन से जो इलेक्ट्रॉन चले हुए हैं, निकले हुए हैं, आपतित पुंज है, इलेक्ट्रॉनों का एक पुंज जो जा रहा है वो इस निकल क्रिस्टल के ऊपर आपतित हुआ। इससे टकराने के बाद इनका जो है विवर्तन हो जाता, ये विवर्तित हो जाते हैं, तो यानी कि इस प्रकार से मुड़ चुके हैं। तो विवर्तन की घटना क्या होती है कि प्रकाश का किसी अवरोध के तीखे किनारों से टकरा करके मुड़ जाने की घटना को विवर्तन कहते हैं। यानी कि कोई भी प्रकाश आ रहा है वो किसी भी अवरोध से टकरा के अपने डायरेक्शन को बदल चुका है, चेंज कर चुका है, कन्वर्ट कर चुका है, तो उसे हम विवर्तन कहते हैं, ऐसी घटना हो। तो यहां से प्रकाश आया, विवर्तित हो चुका है प्रकाश, जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, इलेक्ट्रॉनों का जो पुंज है वो यहां से टकराने के बाद विवर्तित हुए, और विवर्तित होने के बाद वो कहां पर जाते हैं? एक आयनन कोष्ठ रखा होता है, एक आयनन कोष्ठ में चले जाते हैं। यानी कि आयनन कोष्ठ जो है यहां पर एक संसूचक का कार्य करता है। यानी कि इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं भी उनके कण का पता करना हो, उसकी प्रकृति का पता करना हो, उनके बारे में पता करना हो, उसकी प्रकृति वगैरह के बारे में पता करना हो, उसका संसूचन जो है हम आयनन कोष्ठ से कर सकते हैं। यहाँ पर एक इलेक्ट्रोमीटर लगा रहता है,
जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है इस संसूचक में आए, आयनन कोष्ठ में आए, यहाँ पर एक संसूचक यानी कि एक इलेक्ट्रोमीटर लगा हुआ है, उस इलेक्ट्रोमीटर की सहायता से हम लोग उन इलेक्ट्रॉनों का जो हम प्रकृति के बारे में, उनकी वैल्यू के बारे में, उनका जो चार्ज जो भी है उनके बारे में जो है हम पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो इलेक्ट्रोमीटर से होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गन है, इलेक्ट्रॉन गन को बैटरी से यहाँ पर जोड़ रखा है एक धातु को। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए, इलेक्ट्रॉन सर्जित हुए एक पुंज के रूप में जा रहे हैं और ये टकराते हैं इस निकल क्रिस्टल के ऊपर। इस निकल क्रिस्टल के ऊपर टकराए और टकराने के बाद ये मुड़ जाते हैं, विवर्तित हो जाते हैं और एक संसूचक, एक आयनन कोष्ठ लगा है, इसमें ये चले जाते हैं। और यहाँ पर इलेक्ट्रोमीटर की सहायता से उन इलेक्ट्रॉनों जो आए हैं उस मीटर की सहायता से उनकी प्रकृति के बारे में, तो उनकी वैल्यू के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है डेविसन और जर्मर का जो प्रयोग है वो यूज में आ रहा है। इस प्रकार से जो ये वर्क कर रहा है। अब हम देखते हैं इसके अंदर कि जो डेविसन और जर्मर का जो प्रयोग था वो सबसे ज़्यादा जो विवर्तन कितनी वोल्ट पर और कितने डिग्री के ऊपर हुआ था। सबसे अच्छा जो विवर्तन है, सबसे ज़्यादा जो विवर्तन हुआ था थीटा का की जो वैल्यू है वो थी 50 डिग्री। यानी कि सबसे ज़्यादा जो विवर्तन हुआ था वो 50 डिग्री पर जो थे इलेक्ट्रॉन विवर्तित हो गए, मुड़ गए निकल क्रिस्टल से टकराने पर। जब हमने यहाँ पर बैटरी को 54 वोल्ट से जोड़ा, यानी कि जब 54 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई हो, कनेक्ट हो, तो 54 वोल्ट की बैटरी जोड़ने पर इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन जो है वो उत्सर्जित हुए पुंज आ रहा है। जैसे ही निकल क्रिस्टल से टकराएंगे तो वो 50 डिग्री के कोण के ऊपर विवर्तित हो जाते हैं, यहाँ से मुड़ जाते हैं और वो आगे इस आयनन कोष्ठ में चले जाते हैं, इस संसूचक पर चले जाते हैं। तो यानी कि जो वोल्टेज थी वो तो 54 वोल्ट, यानी कि 54 वोल्ट दिया हमने, और जो विवर्तन था वो कितना डिग्री का आया, 50 डिग्री का। तो ये सबसे अधिक विवर्तन है इलेक्ट्रॉनों के लिए डेविसन जर्मर प्रयोग में इस पुंज का, जो कि 54 वोल्ट के ऊपर प्राप्त हुआ था। तो अब हम इसकी लैम्डा जो है वेवलेंथ है फाइंड करके देखते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए। तो हम लोग डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो एक ब्रैग इक्वेशन देखते हैं हम लोग, ब्रैग का समीकरण। तो ब्रैग के समीकरण से हम पथांतर देखते हैं, ये पहले भी आ चुके हैं। तो ब्रैग के समीकरण से जो पथांतर होता है वो होता है एन लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा। तो ये पथांतर है, ये ब्रैग के समीकरण से निकाला हमने। ब्रैग का इक्वेशन होता है एन का जो मान है यहाँ पर 1 हुआ, डी की यहाँ पर जो डी है वो इस जालक में, इस प्रयोग के अंदर जालक में 2 परमाणुओं के मध्य की दूरी है जो कि 2.15 एंगस्ट्रॉम होती है। यानी कि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, इस प्रयोग के अंदर जो जालक लिए जा रहे हैं उस परमाणु हैं उसके अंदर, उन परमाणुओं के मध्य, 2 परमाणुओं के मध्य की दूरी 2.15 एंगस्ट्रॉम है। और थीटा का जो मान था वो 50 डिग्री है, यानी कि 54 वोल्ट जोड़ रहे हो तो 50 डिग्री के ऊपर इसका विवर्तन हो रहा है। तो ये वैल्यूज जो है हम इसके अंदर पुट करें तो 1 इंटू लैम्डा 2.15 इंटू साइन 50 डिग्री। तो लैम्डा इज इक्वल टू 2.15 इंटू साइन 50 का मान होता है 0.766। साइन 50 डिग्री की वैल्यू है जो कि हमने पुट की यहाँ पर। फिर देखें तो लैम्डा इज इक्वल टू, इसको सोल्व करते हैं तो 1.65 एंगस्ट्रॉम आ जाता है। तो ये तरंग दैर्ध्य आई है, इतनी प्राप्त हुई है जो है हमने डेविसन और जर्मर के एक्सपेरिमेंट से इसको देखा है। तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन गन हमने जोड़ रखी है,
इलेक्ट्रॉन गन से क्या होगा कि एक बैटरी को जोड़ रखा है, तो यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो निष्कासित होंगे, उत्सर्जित होते हैं, और जो कि एक निकल क्रिस्टल के ऊपर आपतित होंगे। और ये इलेक्ट्रॉनों का पुंज निकल क्रिस्टल के ऊपर आपतित हुआ तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन टकरा के विवर्तित हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं संसूचक में आयनन कोष्ठ के अंदर। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रोमीटर लगा हुआ है जो कि इन इलेक्ट्रॉनों की प्रकृति के बारे में और इनके बारे में जानकारी देता है, इनके बारे में हमें पता चल जाता है। और यहाँ पर जो वोल्टेज लगाई गई है वो 54 वोल्ट की बैटरी जोड़ी गई है, और जो विवर्तन हुआ 50 डिग्री, ये डेविसन और जर्मर प्रयोग के अंदर सबसे ज्यादा विवर्तन था कि 50 डिग्री का विवर्तन हुआ जो कि 54 वोल्ट के ऊपर आया। तो 54 वोल्ट की बैटरी यदि हम जोड़ेंगे 56 वोल्ट की तो 50 डिग्री का जो है विवर्तन प्राप्त हुआ। तो हम देखें इसको ब्रैग का समीकरण से पथांतर देखें तो एन लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा होता है। ये इक्वेशन हम पहले पढ़ चुके हैं समीकरण। एन का मान 1 लिया, लैम्डा का मान हमें ज्ञात करना है डी, यानी कि इस जालक में प्रयोग में दो परमाणुओं के मध्य की जो दूरी है वो 2.15 एंगस्ट्रॉम है, और थीटा का मान हमने 50 लिया ही था। ये वैल्यू पुट करते हैं, एन का मान 1, डी का मान 2.15 एंगस्ट्रॉम, और साइन 50 डिग्री, साइन 50 डिग्री का मान होता है 0.766। इसको मल्टीप्लाई किया तो जो लैम्डा है वो 1.65 यानी कि 1.65 एंगस्ट्रॉम जो है इसकी तरंग दैर्ध्य आई है इन इलेक्ट्रॉनों के लिए। जो इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन गन से निकले, निकल क्रिस्टल से विवर्तित होकर इधर आ रहे हैं, तो उनका जो तरंग दैर्ध्य है, वेवलेंथ है, वो 1.65 एंगस्ट्रॉम आ रहा है। तो आगे हम डी ब्रोगली जो परिकल्पना है, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य है इलेक्ट्रॉन के लिए। डी ब्रोगली के अनुसार हम इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करके देखते हैं कि इसकी अप्रोक्स इक्वल आ रही है या नहीं आ रही। तो हम इसको चेक करते हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन अंडरवुड वी होता है। तो यानी कि ये तो इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य है डी ब्रोगली परिकल्पना से। तो V का जो मान है वो 54 वोल्ट था। यहां पर हमने जोड़ा था, जो बैटरी जोड़ी थी वोल्टेज 54 वोल्ट की थी, और यहां पर थीटा जो विवर्तन हो रहा था वो 50 डिग्री पर हो रहा था। तो लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन रूट 54। तो रूट 54 की जो वैल्यू है 7.348 होती है, 54 रूट की वैल्यू। तो ये बन जाता है 1.67 एंगस्ट्रॉम। तो ये डी ब्रोगली परिकल्पना से इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य आई है। तो ये 12.27 अपॉन अंडरवुड वी होती है, 12.27 अपॉन अंडरवुड वी। तो जो हमने बैटरी कनेक्ट की थी डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट में वो 54 वोल्ट की कनेक्ट की हुई है। तो वी की जो वैल्यू है वो है 54 वोल्ट। तो वी की जगह हमने 54 वोल्ट को पुट किया तो 54 का जो रूट होता है वो होता है 7.348। तो यानी कि इसमें डिवाइड किया तो ये लैम्डा की जो वैल्यू है 1.67 एंगस्ट्रॉम आई, यानी कि अप्रोक्स दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है। तो यहाँ से डेविसन जर्मर प्रयोग से इलेक्ट्रॉन की जो तरंग प्रकृति का निर्धारण किया जा सकता है, इसका निर्धारण हो सकता है, इसकी तरंग प्रकृति की पुष्टि हो जाती है। तो यहाँ से पता चल पा रहा है। तो वैल्यू जो है अप्रोक्स इक्वल आ रही है ये डेविसन जर्मर प्रयोग से, और ये डी ब्रोगली परिकल्पना से इलेक्ट्रॉन की जो तरंग दैर्ध्य निकाली है वो बराबर आ रही है लगभग तक। तो इस प्रकार से डेविसन और जर्मर के प्रयोग से इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का निर्धारण होता है, इसकी तरंग प्रकृति की पुष्टि होती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो देखते हैं हम लोग इस टॉपिक को, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो देखते हैं हम लोग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है इसका क्या है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। कि इस सिद्धांत के अनुसार, यानी कि हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चितता का सिद्धांत है उसके अनुसार किसी एक ही क्षण यानी कि एक ही समय के ऊपर, एक ही टाइम के ऊपर, एक ही दिशा में किसी कण
कि स्थिति और संवेग जो है वो एक ही दिशा में ज्ञात नहीं की जा सकती है। यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार जो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है अनिश्चितता का, इसके अनुसार एक ही क्षण के ऊपर, एक ही समय के ऊपर किसी कण का संवेग और इसकी जो स्थिति है वो दोनों एक साथ, एक ही समय के ऊपर एक साथ एक ही दिशा में उनका निर्धारण जो है यथापूर्वक नहीं किया जा सकता है। और यदि हम इसको गणितीय रूप के अंदर देखें इस सिद्धांत को, कि x दिशा के अंदर देखें कि जो स्थिति की अनिश्चितता है और संवेग की अनिश्चितता है, स्थिति की अनिश्चितता डेल x और संवेग में अनिश्चितता जो है वो है डेल px, इन दोनों का जो गुणनफल है वो h/2 से कभी भी कम नहीं हो सकता, या तो इससे ज्यादा होगा या फिर इसके बराबर होगा। यानी कि स्थिति में अनिश्चितता और संवेग में अनिश्चितता दोनों का जो गुणनफल है वो कभी भी h/2 से कम नहीं होगा, वो या तो इससे ज्यादा होगा, देख सकते हैं ग्रेटर देन है, यानी कि दोनों का गुणनफल या तो h/2 से ज्यादा हो सकता है या फिर इनके इक्वल हो सकता है। तो ये हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का जो गणितीय रूप है, इसकी थ्योरी क्या कहती है कि एक ही समय के ऊपर, एक ही क्षण के ऊपर एक साथ स्थिति और संवेग की जो अनिश्चितता वो एक ही दिशा में ज्ञात नहीं की जा सकती। तो यदि हम संवेग की बात करें, अगर हम बेसिकली देखें तो P = mv होता है, तो v जो है वो स्थिति पर, इसकी डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। यदि जो है स्थिति बार बार बदल रही है तो संवेग भी बदलेगा, तो दोनों एक साथ जो है वो स्थिर नहीं रह पाते हैं। अगर x को रखोगे तो v, यानी कि दोनों की जो है एक साथ इनकी वैल्यू को हम ज्ञात नहीं कर सकते, रोक करके स्टेबल पोजीशन के अंदर विरामावस्था में इनकी वैल्यू को ज्ञात नहीं किया जा सकता। यदि हम y डायरेक्शन में, y अक्ष के ऊपर y दिशा में अनिश्चितता की बात करें तो y दिशा में जो स्थिति में अनिश्चितता वो डेल y, और जो इस दिशा में संवेग में अनिश्चितता डेल py है, तो ये बन जाता है h/2। इसी प्रकार से z डायरेक्शन के अंदर इसकी अनिश्चितता की बात करेंगे, डेल z और डेल pz ग्रेटर देन एंड इक्वल h/2 आ जाता है। तो ये x दिशा में अनिश्चितता है, y दिशा में और z दिशा में, यानी कि स्थिति और संवेग का गुणनफल कभी भी h/2 से कम नहीं हो सकता है। और जो यहाँ पर h है वो क्या है, यहाँ पर h की जो वैल्यू है वो यहाँ पर h/2 पाई होती है। तो h की जो वैल्यू है वो यहाँ पर h/2 पाई रहती है, जो कि एक किस प्रकार का कांस्टेंट मान है, ये जो h आ रहा है यहाँ पर। तो हम इसकी वैल्यू को निकालते हैं। h प्लांक कांस्टेंट होता है, प्लांक नियतांक, जिसका मान 6.63 × 10⁻³ जूल इंटू सेकेंड होता है, और 2 × पाई का मान 3.14 या 22/7 आप कुछ भी रखो। तो यहाँ पर जो h की वैल्यू वो आ जाती है 1.054 × 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। तो इस h की जो वैल्यू है, ये कॉन्स्टेंट मान है, वो इतना होता है 1.054 × 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड, जो कि हमने कुछ इस प्रकार से निकाला है। h प्लांक नियतांक का मान रखा और यहाँ पर हम लोगों ने पाई का मान रखा है। इसी प्रकार से हम लोग ऊर्जा और समय के लिए यदि हम निकालते हैं तो ये बन जाता है, इसकी ऊर्जा में अनिश्चितता डेल ई और समय में डेल टी है, तो ये h/2 कुछ इस प्रकार से बनेगा। यानी कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कहता है कि स्थिति और समय जो है, स्थिति और संवेग में एक साथ एक ही समय के ऊपर, एक ही क्षण के ऊपर, एक ही दिशा के अंदर इनकी जो वैल्यू है वो ज्ञात कर पाना संभव नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। और गणितीय रूप के अंदर देखें तो स्थिति में अनिश्चितता और संवेग में अनिश्चितता का जो गुणनफल होता है वो h/2 से कभी भी कम
नहीं हो सकता, कि या तो इससे ज़्यादा होगा या इसके इक्वल होगा। वाई दिशा में देखें तो इस प्रकार से, जेड दिशा में देखें तो इस प्रकार से, समय और ऊर्जा के लिए देखें तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। और यहाँ पर जो h होता है, h की वैल्यू h/2 होती है। h प्लांक नियतांक का मान पुट किया, पाई का मान 3.14, तो इस h की जो वैल्यू है 1.054 इंटू 10⁻³ जूल इंटू सेकेंड आ जाती है।